हमने पढ़ा था हड़प्पा के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो हमने कल उनमें एक शहर के बारे में पढ़ा था। क्या नाम था उसका? मोहनजोदड़ो। आज एक स्पेशल प्रश्न जो है मोहनजोदड़ो पे है अलग से, जिसमें हम मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्योंकि जितने भी स्थल या फिर जितने भी शहर या केंद्र इस सभ्यता के पाए गए हैं अब तक, जिनकी खोज की जा चुकी है, खुदाई में प्राप्त हुए हैं, उनमें मोहनजोदड़ो की विशेषताएं कुछ अलग ही हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो कुछ भी विशेषताएं हम पढ़ते हैं वो मोहनजोदड़ो के कारण ही है। मोस्टली मोहनजोदड़ो की ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करिए या हड़प्पा सभ्यताओं की विशेषताओं का वर्णन करिए। ये सेम प्रश्न है। यानी आप यदि पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करिए, तब आप यही प्रश्न लिख सकते हो। अगर ये पूछा जाए, इसी के बारे में पूछा जाए, तो फिर नहीं लिखोगे। लेकिन अंतर क्या करना पड़ेगा हमें, ये कि यदि आप हड़प्पा सभ्यता की जब लिखोगे ना विशेषताएं, तो फिर उसमें आप मोहनजोदड़ो शब्द अकेला यूज नहीं करोगे। एक भाई मोहनजोदड़ो में ये पाया गया, वो पाया गया, तो हड़प्पा सभ्यता में हमें ये चीज पाई गई, हम ये लिखेंगे उसके बारे में, और इसमें लिखेंगे हम मोहनजोदड़ो में ये चीज पाई गई। इतना अंतर है, बाकी सेम प्रश्न है दोनों ही। कई बार पूछ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करिए, और कई बार पूछ लेते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करिए। तो आज हम जो प्रश्न तुम्हें करवा रहे हैं वो मोहनजोदड़ो की विशिष्टताएं, यानी कि स्पेसिफिक, यानी स्पेशलाइजेशन किस किस चीजों में था, कुछ अलग चीज क्या थी इसमें, उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इसके हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। कल भी पढ़ा था हमने कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ये पता ही है आपको, सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है, और सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। अगर हम बात करें हड़प्पा से, क्योंकि हड़प्पा पहले खोजा गया था 1921 में, ये 1922 में खोजा गया, तो लगभग 480 किलोमीटर का इनमें डिस्टेंस है दोनों में। यानी कि हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। ये मोहनजोदड़ो शब्द जो है ना, ये सिंध भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का। कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है। और सिंधी में मोहनजोदड़ो कहते हैं। यदि इसका हम हिंदी में अर्थ करें, शाब्दिक अर्थ करें इसका, तो क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो शहर था उसकी हमें 7 परतें प्राप्त हुई हैं। कितनी परतें? 7। 125 हेक्टेयर में फैला हुआ ये। आप अनुमान लगाइए कि 125 हेक्टेयर, जानते हो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। एक हेक्टेयर में कितना होता है? 2.5 एकड़ या 2.5 किला, एक ही बात है। हमारे यहाँ किला भी बोल लेते हैं ना हम बोलचाल में। तो 2.5 यानी कि 2.5 गुना में हम करें 125, तो इतना एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ था। यानी काफी बड़ा शहर ये था मोहनजोदड़ो। 7 परतें मिली हैं। इसका मतलब क्या है कि ये नगर 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा होगा। अगर इसकी बात करें हम शहर की, तो ये शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मोहनजोदड़ो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इस एक को कहते हैं हम दुर्ग, और दूसरे को कहते हैं निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग यानी कि थोड़ा सा ऊंचाई पर बसा हुआ था, थोड़ा ऊंचाई पर। ऊंचाई पर बसने का कारण क्या था जानते हो? क्योंकि यहाँ के जो मकान है ना, वो मकान एक कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाए जाते थे। जैसे आजकल भरत करके बनाते हैं ना मकानों का ऊंचा, वो पहले एक चबूतरा बनाया जाता था कच्ची ईंटों का, उसके ऊपर तब मकान बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि बाढ़ आदि से वो जो प्रभावित ना हो, बाढ़ आदि का पानी जो है घरों में ना घुस पाए, इस कारण से उन्हें ऊंचे बनाया जाता था। तो किले में संभवतः उस वक्त कोई भी शासक रहा हो। अब ये तो कहना मुश्किल है कि उस वक्त कोई राजतंत्र व्यवस्था थी, राजा हुआ करता था, या कोई फिर गणतंत्र की व्यवस्था थी, ये चुनी हुई सरकार हुआ करती थी। कोई भी हो, यानी कि शहर का प्रशासन चलाने वाला कोई तो होगा। वो जिसे हम शासक कह सकते हैं, वो शासक अपने परिवार के साथ में उस किले में रहता था। बाकी जो निचला दुर्ग था उसमें आम लोग रहते थे। और एक खासियत इसकी ये थी कि दुर्ग को भी 4 दीवारी से घेरा गया था, चारों तरफ उसके परकोटा था, दीवार थी। और ऐसे ही जो निचला शहर था उसे अलग से 4 दीवारी से घेरा
गया था। यह सुरक्षा के कारण था कि यदि कोई बाहरी शत्रु को आक्रमण करे तो आसानी से वो आक्रमण न कर पाए। तो यह मोहनजोदड़ो के बारे में आप पहले भूमिका में या इंट्रोडक्शन में या परिचय में इतना लिखोगे। उसके बाद हम लिखेंगे, अगला इस प्रश्न को लिखना शुरू करेंगे कि मोहनजोदड़ो की या फिर हड़प्पा पूछा जा रहा है तो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्टताएं निम्न प्रकार हैं या निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इन बिंदुओं के आधार पर भवन, विशाल विशाल स्नानागार, अन्नागार, सड़कें और पानी की निकासी की व्यवस्था, इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे, उसकी विशिष्टताओं का एनालिसिस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? भवन। अगर हम भवनों के बारे में पढ़ें मोहनजोदड़ो के, तो मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों से बने हुए थे। एक बात, पक्की ईंटें। अब आप कहेंगे पक्की ईंटें कहां से आती थी उस वक्त? तो पक्की ईंटों को मतलब या तो धूप में या फिर भट्टी में पकाया जाता था। और ईंट भी ऐसे नहीं थी कि कोई ईंट उबड़ खाबड़, ईंट भी एक निश्चित आकार की थी। उनका अनुपात था 1:2:4, यानी कि लंबाई यदि 4 है तो उनकी चौड़ाई 2 है और मोटाई 1 है। इस प्रकार से ईंटों का अनुपात था, 1:2:4 का अनुपात था ईंटों में। भवन इस प्रकार बनाए जाते थे, यानी कि उसमें जो प्राइवेसी होती है ना, प्राइवेसी मतलब भाई हर आदमी थोड़ा सा अपना एक प्राइवेट रहना चाहता है। ये थोड़ा ना कोई भी आया और हमारे घर में ताक झांक कर चला जाए। हमारी बहन भी बेटी भी घरों में रहती हैं। अगर मान लीजिए ये रास्ता जा रहा है ऐसे, अब यहाँ रास्ते में आप यहीं पर गेट रखोगे तो कोई भी रास्ते से निकलने वाला कोई भी व्यक्ति आपके घरों में ताक झांक कर सकता है। लेकिन इस मामले में सतर्क थे वो। इस प्रकार से उन्होंने कोई भी अपने मकान नहीं बनाए हुए थे। उन्होंने मकानों का जो बनाने का तरीका था उनका, वो क्या था? सपोज करिए ये रास्ता जा रहा है, ये क्या है? रास्ता, और ये किसी का या इस जगह पर किसी का मकान है, ठीक है? तो वो इस तरह से रूम बने हुए हैं, मान लीजिए ये कमरे बने हुए हैं, ठीक? तो हो सकता है हम क्या करेंगे, यहां दरवाजा कर लेंगे रास्ते की तरफ, तो यहां से जाने वाला कोई व्यक्ति इसमें अंदर जा सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, यहां से बंद बिल्कुल, दरवाजा इधर और फिर यहां आकर के यहां पर दरवाजा होता था, यहां पर यानी कि आंगन के पास से दरवाजा होता था, ताकि कोई उनके अंदर क्या कर रहे हैं वो कोई झांक न सके, देख न सके। इस प्रकार वो ध्यान रखते थे। सबसे बड़ी बात, घरों में रोशनदान होकर, वेंटिलेटर ऊपर लगे हुए हैं, जो ये रोशनदान थे, खिड़कियां थी, इन रोशनदानों के जरिए सूर्य का प्रकाश घर के अंदर आता था। और मकान उन्होंने इतनी योजना से, इतनी प्लानिंग से बनाए हुए थे कि सुबह की धूप तो घर में आती थी, लेकिन जब सूरज छिपता था तब घर में धूप नहीं आती थी। ऐसा बताया जाता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, यदि सुबह की किरणें यदि हमारे घर में पड़ती हैं, यदि हमारे घर में सुबह की सूर्य की किरणें यदि हमारे घर में प्रवेश करती हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। और जब दोपहर बाद जब धूप आती है घर में, तो उससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। कभी आप देखना, दोपहर बाद की धूप हमें परेशान करती है, और सुबह सुबह की धूप जो आती है ना, उससे बड़ा बढ़िया लगता है घर में जब आती है। तो हर घर में लगभग 700 कुएं थे। हर घर में एक कुआं भी था। सब में तो नहीं, लेकिन मोस्टली घरों में कुआं था। लगभग 700 कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 700। इसके अलावा हर घर में एक मतलब टॉयलेट और किचन जिसे हम बोलते हैं, और नहाने के लिए यानी बाथरूम जिसे आजकल कहा जाता है, लगभग हर घर में था। यानी कि आज से 5000 साल पहले वो समस्या नहीं थी जो आज है। आज तुम्हारे प्रधानमंत्री जाकर कहते हैं भाई घरों में शौचालय बनाओ, खुले में शौच मत करो, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। आज से 5000 साल पहले ये समस्या नहीं थी। 5000 साल पहले लोग इतने जागरूक थे हमारे देश के कि वो उनके अंदर उन्होंने टॉयलेट बनाए हुए थे, बाथरूम थे, किचन थे। अब आप सोचिए कि हमने तरक्की की है, गिरावट आई है। आज प्रेशर डाला जा रहा है, सरकार अनुदान दे रही है, भाई पैसा लो, कुछ हम देते हैं तुम्हें, तुम टॉयलेट बनवाओ, खुले में शौच मत करिए। इसका मतलब वो सभ्यता कितनी विकसित थी। यानी जो उस वक्त भी टॉयलेट आदि का प्रयोग करते थे,
तो वो कितनी ज्यादा विकसित वो सभ्यता थी। इसके अलावा भवन जो थे ना, मकान जो थे उनके, वो एक मंजिला, दो मंजिल और कोई कोई मकान बहुमंजिल यानी कि इससे भी ज्यादा मंजिल का था। जाहिर सी बात है जो गरीब लोग थे उनके मंजिल एक मंजिल का मकान हुआ पाए जाते हैं, होते होंगे, या जो पैसे वाले लोग हैं उनके मकान जो हैं वो दो मंजिल या ज्यादा मंजिल के भी होते होंगे। ये सब कुछ खुदाई में प्राप्त हुआ है, अनुमान है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो समझ में आया भवनों के बारे में, भवन किस प्रकार थे। दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की जो विशेषता है या मोहनजोदड़ो जिसके कारण प्रसिद्ध है, उसकी दूसरी जो विशेषता है वो है विशाल स्नानागार। स्नान यानी नहाना, यानी नहाने का कोई जो मतलब गार यानी घर होता है जहां पर लोग नहाते हैं इकट्ठा, उसे स्नानागार कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका जो मतलब उसकी जो माप है वो कितनी थी, 180 बाई 108 फुट, अर्थात 180 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा एक स्नानागार प्राप्त हुआ है। और स्नानागार के अंदर तालाब था, एक छोटा एक तालाब था उसके अंदर ही, जिसकी लंबाई कितनी है, 29 लंबा, 23 चौड़ा और 8 फुट गहरा। 29, 23, 8, 29 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा। इसका एक मतलब एक तालाब भी था। और इस तालाब के पानी जो है उसको गंदे पानी के निकास के लिए नालियां बनी हुई थी कि जब पानी गंदा हो जाए तो उस पानी को निकाल करके उसमें फिर फ्रेश या शुद्ध पानी भरा जा सके। इस तालाब स्नानागार के चारों तरफ बरामदे बने हुए थे, उसमें कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि संभवतः वहाँ जो पुरोहित वगैरह रहते थे उनके लिए वो कमरे होंगे। और इस स्नानागार का प्रयोग कभी सामूहिक स्नान के लिए, कभी त्योहार जो होता है हमारा, बहुत सारे त्योहार ऐसे आते हैं, खासकर आजकल भी प्रथा है हिंदुओं में, तो अब तो लगभग बंद होगी, नहीं हमारे यहाँ जो मंदिर हुआ करते थे उनमें हर एक के मंदिर में तालाब होता है आज भी। तो वहाँ तालाबों में किसी विशेष जो त्योहार आदि गांव के आते हैं ना, त्योहार होते हैं जो या मेले होते हैं, उन पर गांव का हर एक लोग उस तालाब में जा करके और स्नान करके आता था। ये परंपरा थी। लेकिन अब तालाब भी लगभग खत्म हो गए, उनमें पानी भी साफ नहीं है और लोग बाग कुछ ज्यादा अपने आप को अब इतने बिजी हो गए हैं कि इन चीजों के लिए लोगों के पास में अब टाइम नहीं रह पाया है। तो ये चीजें धीरे धीरे ये परंपराएं खत्म हो रही हैं। लेकिन उस वक्त किसी त्योहार के मौके पर संभवतः शहर के लोग वहां पर एक सामूहिक यानी कलेक्टिव बात यानी कि सामूहिक स्नान करते होंगे, ऐसा अनुमान इतिहासकार लगाते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है अन्नागार। अन्नागार ग्रेन स्टोरेज अर्थात गोदाम। एक बहुत ही विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है हमें मोहनजोदड़ो से, जिसका माप कितना है, 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा। इसमें अंदर 11 कमरे बने हुए हैं बाकायदा, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बाकायदा ऐसे कमरे हैं, ऐसे लगातार एक साथ में इस तरह से, इस तरह लाइन में कमरे बने हुए हैं, 11 कमरे बराबर के माप के। अब ये काम किस आते थे कि इसमें जो जनता से जो कर के रूप में जो अनाज लिया जाता था, संभवतः उस वक्त नगद टैक्स देने की प्रथा संभवतः उस वक्त नहीं थी, बिल्कुल नहीं होगी, और अनाज के रूप में टैक्स लिया जाता था। और उस टैक्स में जो प्राप्त अनाज था उसे इस अन्नागार में स्टोर किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। और इकट्ठा क्यों किया जाता था, ताकि किसी इमरजेंसी के लिए अकाल पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, यानी उस समय के लिए जब जनता के लिए अन्न की कमी हो जाए खाने के लिए, तो उस वक्त के लिए इनका संभव से प्रयोग किया जाता होगा। अब ये हम क्यों अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल भी अन्नागार इसीलिए बनाए जाते हैं। आजकल की सरकारें जो स्टोरेज करती हैं, अनाज का भंडारण करती हैं, जो गोदाम बनाए जाते हैं, वो इसीलिए तो बनाए जाते हैं एक भाई कभी ऐसा हो जाए कि देश में कोई अकाल या भुखमरी या फिर सूखा या फिर बाढ़ ऐसे हालात पैदा हो जाएं, एक जब देश के जैसे कोरोना के कारण सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, मुफ्त में यानी कि फ्री राशन दे रही है, और ये जो स्टोरेज नहीं होता, हमारे पास उन गोदामों में अनाज नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज हर महीने दिया जा रहा है, हर व्यक्ति के लिए। तो 80 करोड़ लोगों को गुणा में 5 करना, आप कितना हो गया, कितना किलो हो गया, ठीक है। तो इतना अनाज सरकार फ्री दे रही है, इसीलिए दे पा रही है क्योंकि उसके पास में स्टोरेज है, भंडारण है।
तो ऐसी किसी महामारी के कारण या ऐसी किसी विशिष्ट परिस्थितियों में जब अनाज की आवश्यकता हो लोगों को, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए भंडारण किया जाता है आज भी। तो इसीलिए अनुमान लगाया गया है कि उस वक्त भी ऐसा ही किया जाता होगा। तो ये अन्नागार है, इसकी माप याद रखना, लगभग 45 लिख देना, 22 लिख देना। आगा को पॉइंटों में याद नहीं रहता है, तो एग्जैक्ट कोई जरूरी नहीं है कि 45 पॉइंट, लेकिन आप देखिए इसका मतलब हमें पूरे साक्ष्य प्राप्त हुए जब हमने 45.72 यानी कि एग्जैक्ट मापा है। खुदाई में एग्जैक्ट प्राप्त हुआ है ये अन्नागार। उससे अलग सड़कें, अगर हम सड़कों के बारे में बात करें तो सड़कों के की तो इतनी अच्छी विशेषता थी। देखो दो विशेषताएं, ये तो चीज कहीं भी मिल सकती है जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, लेकिन जो दो विशेषताएं हैं सड़कें और पानी की निकासी, इन ड्रेनेज सिस्टम, इन दो के कारण ये सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी, मिस्र की और मेसोपोटामिया की, उनसे कहीं अपने आप को बेहतर सिद्ध करती है। कैसे सिद्ध करती है? सड़कों के बारे में पढ़ें। सड़कें कैसे थी? मोस्टली सड़कें जो थी वो समकोण पे काटती थी अपने आप को। समकोण यानी कि 90 डिग्री के जो कोण होता है, ऐसे बिल्कुल सीधा, ऐसे सीधी गई और ऐसे सीधी गई, बिल्कुल सीधी। अर्थात जब इधर से हवा चले तो ये साफ हो जाए और इधर से हवा चले तो ये साफ हो जाए, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इतिहासकारों ने एक राजपथ अर्थात जो हाईवे का जिक्र किया है, यानी जो चौड़ी सड़क जो है ना वो लगभग 33 फुट चौड़ी प्राप्त हुई है, 33-34 फुट की चौड़ाई प्राप्त हुई है उस सड़क की। उसे इतिहासकारों ने राजपथ कहा है, यानी जिसे हम आज हाईवे बोलते हैं। इसके अलावा छोटी सड़कें थी, ये जो गलियां थी वो 11 से लेकर के वो 13 फुट तक की चौड़ाई की थी, 11 से लेकर के 13 फुट की चौड़ी तक। मोस्टली यानी अधिकतर सड़कें कच्ची थी, लेकिन कुछ एक जगह बर्तनों के टुकड़े या ईंटों के टुकड़े भी प्राप्त हुए सड़क के ऊपर। इससे इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि संभवतः सड़कों को पक्की करने का प्रयोग शुरू हो चुका था। वो तो इस सभ्यता का पतन हो गया, वरना उन्होंने सड़कों को पक्की करने का भी काम स्टार्ट कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, इन सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था थी, लाइट का प्रबंध था। लाइट आप बिजली मत सोचना, कहीं लिखते हो बिजली का प्रबंध था, ना ना, बिजली लाइट। अब रोशनी वो किससे जलाते थे? वो ये तो नहीं कह सकते हम भाई किसका, कोई तेल यूज करते थे, घी यूज करते थे, क्या यूज करते थे, ये तो नहीं कह सकते। ऐसा कहीं वर्णन हमें किसी किताब में प्राप्त नहीं होता है। तो सड़कों के बारे में अब अगला जो बिंदु आता है वो है पानी की निकासी। ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। देखो किसी भी कोई देश या कोई भी एरिया, कोई भी क्षेत्र कितना विकसित है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी है। अब आप देखो आजकल थोड़ा सा बारिश होती है, बम्बई तालाब बन जाती है, महानगर है वो तो, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो तो, महानगर दिल्ली तालाब बन जाती है। आप देखिए अपने यहाँ पर गलियों में पानी भर जाता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के, खासकर विशेषकर मोहनजोदड़ो में पानी की इतनी बढ़िया व्यवस्था थी कि एक एक बूंद पानी शहर में नहीं ठहरता था बल्कि बाहर चला जाता था। घरों के साथ में नालियां बनी हुई थी, हर एक घर के साथ में नालियां बनी हुई थी और ये नालियां ईंटों से ढकी हुई थी, ईंटों से ढकी हुई थी। क्यों? क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उन ईंटों को हटा करके नालियों की सफाई की जा सके। जो नालियां थी वो बड़ी नाली में, और फिर जो बड़ी नाली है वो शहर से बाहर जाकर के नाले में गिरती थी। और उनका जो ढलान था इस प्रकार था कि एक एक बूंद पानी, चाहे बारिश का हो चाहे घर का पानी हो, वो पूरा का पूरा नाले में पहुंच जाता था। बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें, साफ सुथरी गलियां होती थी। जबकि इसकी तुलना में आपने 11वीं में पढ़ा था, तो आपको ध्यान हो, हमने जब मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, मेसोपोटामिया का एक शहर था उर। जैसे हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेसोपोटामिया में एक शहर उर था। तो उर शहर की विशेषताओं के बारे में जो हमने पढ़ा था ना, तो उसमें हम गलियां सकरी, टेढ़ी मेढ़ी गलियां, पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी जो था वो नालियों गलियों में भरा रहता था, यानी बदबूदार गलियां होती थी वो। तो उसके मुकाबले में देखिए तो सभ्यता हमारी कितनी विकसित थी। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी के निकासी, ये पॉइंट हम नालियों की व्यवस्था भी लिख सकते हैं, पानी के निकासी की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था या फिर नालियों की व्यवस्था कैसे भी लिख सकते हैं। आजकल क्या होता है, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, केवल इन पॉइंटों में प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की और नालियों की व्यवस्था का वर्णन करिए, केवल इतना पूछ लिया जाता है, पूरा प्रश्न नहीं पूछा जाता। ठीक है,
तो हमें नालियों की बात करें तब भी यही है पानी की व्यवस्था, क्योंकि नालियों से भी पानी का निकास ही होता है। और नालियों की बात हो रही है या पानी के निकासी की बात हो रही है, ड्रेनेज की बात हो रही है। ड्रेनेज यानी कि नाली मतलब पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, तो हम उपरोक्त जो विवरण हमने पढ़ा अब तक, उसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे इसका। ठीक है, यानी कि उपरोक्त विशेषताओं को पढ़ने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। एक ऐसी सभ्यता जिस पर हम आज गर्व कर सकते हैं, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो समस्याएं आज हैं, आज जिन समस्याओं से हम आज अपने आप को लड़ रहे हैं, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आज से उन्होंने 5000 साल पहले उन समस्याओं से निजात पा चुके थे, उनसे वो समस्याएं नहीं थी। और ऐसी विशेषताएं हैं इसकी जो हमें उसकी समकालीन सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से कहीं बेहतर सिद्ध करती है। आए समझ भाई? ठीक।